नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी एवं NTPC परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट का। जी हाँ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों, बतानी है कि जीवाश्म ईंधन जब जलने पर जो मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ये दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। दोस्तों, बतानी है कि किस तत्वों में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, ऑर्गन में। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गन में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे भारी जल कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किसे भारी जल कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका दोस्तों सूत्र होता है D2O। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है D2O और इसे भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण है। दोस्तों, बतानी है कि जो पौधे होते हैं उनमें जड़ों के मार्ग से पानी किस कारण से पहुंचता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, केशिकत्व के कारण। जी हाँ दोस्तों, केशिकत्व यानी कि कैपिलरी प्रक्रिया के कारण पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, केशिकत्व यानी कि कैपिलरी। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि इसी प्रक्रिया के कारण जो लैंप की बत्ती होती है उसके माध्यम से तेल लैंप में पहुंचता है। इसी प्रक्रिया के कारण यानी कि कैपिलरी केशिकत्व प्रक्रिया के कारण, और इसी प्रक्रिया के कारण पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचता है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों, बतानी है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, समय के बीच। जी हाँ दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरोसिन में निम्न में से कौन सी धातु को संग्रहित करके रखा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि केरोसिन में कौन सी धातु को संग्रहित करके रखा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम और सोडियम को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा,
पोटेशियम और सोडियम को संग्रहित करके रखा जाता है किसमें, तो केरोसिन तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ये जो धातु है पोटेशियम और सोडियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। अतः दोस्तों तभी इसे क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। किसको, तो पोटेशियम को और सोडियम को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम और सोडियम को किस में संग्रहित करके रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में। चलिए अगला प्रश्न है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बतानी है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट ने। जी हाँ दोस्तों, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट। चलिए अगला प्रश्न, ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बतानी है कि ईरान की पार्लियामेंट किसके नाम से जानी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मजलिस। जी हाँ दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे खाली जगह में सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी मजलिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र के माध्यम से सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को देखा जा सकता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस यंत्र के माध्यम से सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है ना ही यौगिक। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी वायु। जी हाँ दोस्तों, वायु जो है ये न तो तत्व है और न ही यौगिक है। वायु क्या है, मिश्रण है। आप लोग याद रखेंगे वायु जो है दोस्तों ये मिश्रण है, ये न तो तत्व है और न ही यौगिक है, ये मिश्रण है। ऑप्शन डी वायु आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस प्रकार के इस्पात में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो सबसे कम होती है यानी कि मिनिमम होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पिटवा इस्पात में। जी हाँ दोस्तों, पिटवा इस्पात में यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है यानी कि मिनिमम होती है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा पिटवा इस्पात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट किस शहर में है। दोस्तों बतानी है कि 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। बतानी है कि यह पत्रिका गेट किस शहर में है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जयपुर में है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है पत्रिका गेट, जिसका 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उद्घाटन किया। ऑप्शन सी जयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस धातु में न्यूनतम गलनांक होते हैं यानी कि सबसे कम गलनांक होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए पोटेशियम में। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम में न्यूनतम गलनांक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका कि जवाब आप लोग को कमेंट करके बतानी है, अतः दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रौढ़ मानव में यानी कि दोस्तों एक वयस्क मानव में औसतन हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट्स की संख्या का परिसर कितना होगा। दोस्तों बतानी है कि एक प्रौढ़ मानव में औसतन हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट्स
कि संख्या का परिसर दोस्तों कितना होगा। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 72 से 80 बार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। एक वयस्क मानव में दोस्तों जो हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन होता है, उसका परिसर कितना होगा, तो 72 से 80 बार। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा 72 से 80 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। दोस्तों बतानी है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, यानी ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। जी हाँ दोस्तों, इसी को ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ग्रीन बैंक का यही अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों बतानी है कि जो विटामिन ई है विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में जनन शक्तियों की कमी आती है। मनुष्य के शरीर में क्या आती है, जनन शक्ति में कमी आती है विटामिन ई के कमी के कारण। यानी कि इसका सही उत्तर होगा लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री जल को किस प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर याद रखेंगे आसवन प्रक्रिया के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम है आसवन प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट की उत्पत्ति भारत में है, जिसे भारत से ले जाकर के अनेक देशों में विकसित किया गया है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एक पुष्पीय पादप यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट की उत्पत्ति भारत में हुई है, जिसे भारत से ले जाकर के क्या किया गया है, अनेक देशों में विकसित किया गया है। उस पुष्पीय पादप का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किड्स। जी हाँ दोस्तों, आर्किड्स नामक एक पुष्पीय पादप है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, हमारे देश में यानी कि भारत में। और इसे भारत से ले जाकर के अनेक देशों में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। आर्किड्स, आप लोग उस पादप का नाम याद रखेंगे। पुष्पीय पादप का नाम है ऑर्किड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑर्किड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों बतानी है कि किस राज्य सरकार ने फिलहाल हाल ही में 15 साल से जो अधिक पुराने गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस राज्य का नाम आप लोग याद रखेंगे, बिहार है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। बिहार राज्य ने क्या किया है दोस्तों, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। ऑप्शन सी उस राज्य का नाम है बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। दोस्तों बतानी है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की क्या की है, स्थापना की है। तो आप लोग उस देश का नाम याद रखेंगे, ऑप्शन ए सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के साथ भारत ने क्या किया है, रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना, उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सऊदी अरब। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट्स करके बतानी है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। आशा करते हैं इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जो ऑप्शन सही है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।